चलो सो स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन से। कल बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे सरफेस टेंशन के, और मैंने मेनली सरफेस टेंशन के बारे में बताया था कि इसके पास 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली क्या बताई थी? सबसे फर्स्ट स्ट्रेचिंग फोर्स। ये इसके पास क्या होता है? एक स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को ऐसे खींच के रखना चाहते हैं। किसके? लिक्विड के, सॉलिड के या गैस के? लिक्विड के। और सॉलिड में तो बहुत टाइटली खींच के रखते हैं, उसमें तो है ही नहीं। तो सरफेस टेंशन मेनली हमें कहां देखने को मिलती है, जिसकी हमने स्टडी करनी है, वो है लिक्विड। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी एक और बताई थी कि एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। एरिया को मिनिमाइज करना मतलब एरिया कम करके रखना। जैसे मैं किसी ड्रॉप को फेंकता हूं तो हमने देखा कि वो ड्रॉप ऐसे पूरी फैल नहीं जाती, इकट्ठी हो जाती है। एक ड्रॉप बिल्कुल ऐसे शेप ले लेती है। सोचो अगर ग्रेविटी ना हो ना तो वो बिल्कुल स्फेरिकल ड्रॉप। मैंने बताया था स्फेयर ही क्यों, रीजन बताया था। स्फेरिकली एरिया कम होता है। सबसे ऐसी कौन सी शेप है, कभी तुम्हें कोई पूछ ले, जिसका एरिया सबसे कम होता है? स्फेरिकल। तो स्फेयर में सबसे कम एरिया होता है, मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। बात समझ आ गई? तीसरी एक और प्रॉपर्टी बताई थी। ये क्या करना चाहता है? क्या इंक्रीज करता है? डेंसिटी। मतलब मान लो मैंने किसी जगह पे पानी में रख दिया तो उसमें उस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने का मतलब उसके मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। उसका मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो साथ साथ आ गए। इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस। ये 3 प्रॉपर्टी मैंने सरफेस टेंशन के बारे में बताई थी। या उसके बाद मैंने एक और चीज तुम्हें बताई थी, पता क्या? वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है ना, इसका एक और नाम भी बताया था। बताया था 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं इंटरमोलिकुलर लेवल पे, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। ये कौन से वाला है? ये है कोहेसिव फोर्स। ये तो मैंने कल बता ही दिया था। दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। क्या होता है कोहेसिव फोर्स? जो सेम पार्टिकल्स में लगते हैं। ये बताए थे ना, जैसे मैंने वो एक पिक्चर दिखाई थी, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। जैसे तुमने वो देखा होगा, कार्बन जब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। 4 बॉन्ड्स का मतलब उसके साथ 4 पार्टिकल्स और ज्वाइन कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? 4 पार्टिकल्स और ज्वाइन कर सकता है। 4 पार्टिकल ज्वाइन करने का मतलब है उसका जो कोहेसिव फोर्स है वो 4 पार्टिकल को संभाल सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एक और भी बताया था क्या? एडिसिव फोर्स। ये कौन सा होता है? जो डिफरेंट पार्टिकल्स में लगता है। एग्जांपल, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये इंक जो मैं लिख रहा हूं, मतलब ये इंक के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा फोर्स है? एडिसिव फोर्स। अगर मैं इंक को मान लो ऐसे पेपर पे फेंक दूं तो क्या होगा? फैल जाएगी, है ना? फैलने का मतलब उसके पास एडिसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, और इकट्ठा होने का मतलब उसके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। क्या ये बात हमें समझ आ गई? अच्छा, मैं तुम्हारे को 2 एग्जांपल पूछता हूं। वाटर और ऑयल, किसके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है? वाटर के पास कोहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब वाटर इज मोर कोहेसिव एज कंपेयर टू ऑयल। मैंने इसका सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल भी बताया था। एक ना पानी लो, पानी के ऊपर तेल डाल दो तो वो पूरा फैल जाएगा, एक फिल्म सी बना लेता है। कल वो फिल्म भी दिखाई थी। क्या तुमने कभी देखा, कभी पानी गिर जाए, कभी पानी के ऊपर ऑयल गिर जाए तो एक फिल्म सी बन जाती है, उसमें कलर दिखाई देते हैं बहुत सारे। ऐसे होता है। लेकिन दूसरी साइड तुम ऑयल के सरफेस पे पानी को डाल दोगे ना तो पानी इकट्ठा होकर ऐसे बैठ जाएगा, तुम्हें दिखेंगे कि वहां पे ड्रॉप्स बन रखी हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब पानी के पास ज्यादा कोहेसिव पावर होती है एज कंपेयर टू ऑयल के पास। क्या यहां तक हमें समझ आ गई? दूसरा, मैंने और भी तुम्हें एग्जांपल्स बताए होंगे। जैसा एक एग्जांपल तुम्हें बताया था पेपर वाला, पेपर और इंक। इसमें पेपर पे इंक क्यों चढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एडिसिव फोर्स ज्यादा है। किसके पास? इंक के पास। मतलब इंक का एडिसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स ऑफ इंक। मतलब अगर मैं पेपर पे इंक की ड्रॉप डाल दूं तो वो अपने आप को इकट्ठा करना पसंद करेगी या फैलाना? फैलाना। मतलब उसके पास एडिसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने में ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू खुद के। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? उसके बाद और कौन से एग्जांपल बताए थे मैंने तुम्हें? मरकरी का एग्जांपल बताया था, है ना? मरकरी और वाटर, किसके पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा है? मरकरी के पास। ऐसा मैंने एग्जांपल भी बताया था। मान लो तुम यहां पे सामने खड़े हो, मैंने तुम्हारी शर्ट पे इतना सा पानी लिया, ऐसे फेंक दिया, क्या होएगा? फैल जाएगा पूरी शर्ट पे। और अगर तुम्हारे उसी कपड़े पे मैंने मरकरी गिर दी तो वो इकट्ठा होकर फिर से वैसी ही बन जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कोहेसिव फोर्स ऑफ मरकरी क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर। ये सारी चीजें मैं कल भी बता चुका हूं तुम्हें। कपड़े पे से तेल गिर जाए तो? कपड़े पे तेल गिर जाए तो वो नहीं उतरता, उसका निशान पड़ जाता है ना? तो उस पे और हाँ। फिर मैंने बताया था उसको अगर निकालना हो वो निशान को, तो सबसे पहला मेथड
पानी को गर्म कर लो, बताया था। तो इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे। अब मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई थी। पहली क्या प्रॉपर्टी बताई थी? पहली मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, मतलब पहला डिपेंडेंस बताई थी, टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या बताया था? सरफेस टेंशन बढ़ती है कम होती है? सर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो सरफेस टेंशन कम होती है। कम होती है। मतलब अगर तुमने पानी को गर्म कर दिया तो वो और फैलने लग जाएगा। मतलब पानी को तुम इसके ऊपर फेंक दो, ठंडे पानी को, तो वो ट्राई करेगा, यहाँ पे वो ट्राई करेगा कि वो इकट्ठा होने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर तुम गर्म पानी को फेंकोगे और फैलने की ट्राई करता है। इसीलिए जब भी कोई हमारे पास कपड़े पे कोई निशान वगैरह लग जाते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उसको गर्म कर ले, और गर्म करने के बाद उससे कपड़े धोएं तो वो जितने छोटे छोटे होल्स है उनके बीच में भी घुस जाए। लेकिन कभी कभी तब भी नहीं निकलता, साफ तो हो जाता है, निशान नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं, उसमें वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी एक और बताई थी, क्या बताया था? लेस सॉल्यूबल, लेस सॉल्यूबल, सॉल्यूबल लेस डेंसर लिक्विड डाल दो। इसका मतलब क्या है? एक तो वो पानी में घुल जाना चाहिए। मान लो तुमने पानी में पत्थर ही डाल दिए, अरे वो तो घुलेंगे ही नहीं पानी में। तो इसका मतलब है एक तो सॉल्यूबल होना चाहिए। देखा ना, डिटर्जेंट पानी में डालो, ऐसे करो, घुल गया, सॉल्यूबल भी होगा। लेस डेंसर भी कर देता है पानी को और पतला कर देता है। अब तुम डालो किसी अपनी शर्ट पे तो गया दाग, होता है ऐसा, या मैं पता। ये सारी प्रॉपर्टी कल कर ली थी। इसके बाद हम और कहां पहुंच चुके थे? मैंने तुम्हें फिर एक फॉर्मूला भी बताया था जाते जाते। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि अगर तुम कोई भी सरफेस लोगे और उसमें एक लाइन लगा दो जहां पे पानी टच हो रहा है, उसके अगर तुम उसकी लेंथ मान लो L है और उसके टेंजेंशियल एक फोर्स देख लो F, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को? T से डिनोट करके F/L। ये चीज को ध्यान रखना। इसी फोर्स पे आज हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। पहले ये सारी पिक्चर क्लियर है? इसमें से कुछ लिखने की जरूरत या लिखा हुआ सबने? नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है, नेक्स्ट अब इसके कुछ डेरिवेशंस है। उस पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं कि हमारे पास ना, अगर मान लो कभी भी ये एक फोर्स लग रहा है एक थीटा एंगल के साथ, कुछ मैं बेसिक पहले ही बता देता हूं, फिर मुझे पता है मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है हमें। यहां एरिया ए है, यहां कितना कंपोनेंट? a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या? ये सारी चीजें हमें पता है, ये चीज को ध्यान रखनी है। अब मैंने सरफेस टेंशन के लिए कुछ वो पॉइंट्स लिखवाए होंगे, देखो उसमें पॉइंट्स मैंने तुम्हें पहला पॉइंट बताया होगा, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बताया है? सेकंड पॉइंट क्या बताया था? ये जो फोर्स है ये कैसे लगता है? टेंजेंशियल फोर्स। दिस फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स। यहां लिख लेना ब्रैकेट में, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब वो टेंजेंट पे, मतलब अगर ये वाटर की ड्रॉप यहाँ पे पड़ी हुई है ऐसे, मान लो ऐसे है एक सरफेस पे, तो उसके टेंजेंट ऐसे काम करेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं आज तुम्हें जो टॉपिक कराने वाला हूँ ना, इसके बाद वो सारे के सारे टोटली सारे के सारे डेरिवेशन है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए पहले थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीख लो, फिर साथ में करेंगे। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कि अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। एक आता है a cos थीटा, एक है a sin थीटा। क्लियर है यहां तक? सेकंड एक और चीज ध्यान से सुनो, जब भी हम, अच्छा मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो ये बोतल है, इसमें से पानी लिया, हाथ में डाल लिया अपने, थोड़े से छोटा सा मैंने एक वो लिया पीस, कोई भी लोहे का, फॉर एग्जांपल एक पिन ली, वो सुई देखिए कपड़े सिलने वाली, वो छोटे वाली, वो मैंने अपने हाथ पे रख दी, क्या अंदर डूब जाएगी या फिर ऊपर ही रहेगी? ऊपर ही रहेगी, क्योंकि छोटी चीज है। कल बताया था सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर ही रहेगी, उसके मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं जाने देंगे। अब ध्यान से सोचो, मैंने उस सुई को ऊपर उठाना है, तो धीरे धीरे मैंने उस सुई को ऊपर उठाया, क्या उसके साथ पानी भी ऊपर आता है? ये चीज हमने देखी हुई है, पानी ऊपर आता है ना, मतलब वो पानी अभी जाने नहीं दे रहा उसको, एक बार उसके पास आ गया। तो वही वाली चीज आज हमने कैलकुलेट करनी है कि अब पानी, हमने ये तो देख लिया कि ऊपर पड़ा होगा तो ये वाला फोर्स, अगर हमें पानी से अलग करना है किसी चीज को तब क्या होगा? तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, सरफेस टेंशन में ये जो हमारे पास फोर्स है जब भी हमें निकालना होता है, और ये जो लेंथ है ये कौन से वाली लेंथ है ये भी देखनी होगी। ये लेंथ हमारे पास होती, मान लो ये हमारे पास पानी है और ये इसमें ना एक नेल पड़ा हो, नेल पता है सबको, एक कील पड़ा हो, ज्यादा बड़ा दिखा दिया मतलब जूम करके दिखाया तुम्हें मैंने। मान लो इसको मेरे को उठाना, तुम्हारे अकॉर्डिंग ध्यान से सोचना जो बोलने वालों, तुम्हारे अकॉर्डिंग पानी के साथ इसके कितने सरफेस टच हो रखे हैं? ध्यान से सोच के बताना, कितने सरफेस टोटल तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने सरफेस टच हो रखे हैं? अरे सारे भी तो कितने होंगे, मेरे ख्याल से तो 3 है, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 सरफेस टच है। मतलब इस सरफेस की कुछ लेंथ भी होएगी, वो लेंथ वो रही। तो आज हमें पता लग गया ये लेंथ जो है ना, वरना तुमसे न्यूमेरिकल नहीं होने वाले, भूल जाओ,
ये जो लेंथ है ना हमारे पास, ये कौन से वाली लेंथ होती थी जो वाटर के कांटेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ना बोट पे चढ़ना है, क्या करता हूं मैं, कैसे चढ़ता हूं मैं, उसका ना एक कॉर्नर देख ले तो कॉर्नर से ही तो चढ़ता हूं। या कभी ऐसे भी देखा तुम बोट के नीचे और बोट को ऐसे पकड़ लिया ऐसे तो नहीं होता कभी भी। जब भी हमें बोट के ऊपर चढ़ना होता है मैं उसकी साइड पकड़ता हूं और ऊपर चढ़ जाता हूं। किसी भी चीज पे मान लो मेरे को बेंच पे चढ़ना है तो उसके कॉर्नर पे हमेशा हाथ रखता हूं, ऐसे होता है। कहीं ना कहीं फिजिक्स यूज कर रहे हैं हम, मतलब कि मेरे को मान लो इसके ऊपर चढ़ना, अभी कैसे चढ़ूंगा, मान लो इस चीज के ऊपर चढ़ना, अभी कैसे, कॉर्नर पे हाथ रखे एकदम जंप करूंगा और ऊपर, मतलब कॉर्नर का कुछ यहाँ पे काम है। वही कॉर्नर हमारे पास ये है। अगर मैं इसका कॉर्नर देखना चाहूं, मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाली जो इसका पार्ट है ना, इसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, होती बहुत कम है ना, तो इसको मान लो नेग्लिजिबल, मान लो ये एल लेंथ की है और ये भी एल लेंथ की है, तो टोटल कितनी लेंथ पानी के साथ टच हो रही है, 2L। क्या बात समझ पा रहे हो थोड़ी थोड़ी। अगर मैं नेल के ऊपर खड़ा हो जाऊं, बहुत छोटा होके नेल के ऊपर खड़ा हो जाऊं, इधर मेरे कितनी लाइन टच हो रही है पानी के साथ, L, और इधर भी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके T और साथ में क्या लिखो, L, 2L। क्या 2L बिल्कुल करेक्ट है, या वो तब आया जब मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, जब इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या है इस फोर्स का मतलब, इसका मतलब है कि अगर मुझे इस चीज को उठाना है तो मुझे इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। एक्स्ट्रा मतलब, एक्स्ट्रा क्यों बोला मैंने, और भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे mg भी तो लगाना पड़ता है ना। किसी मेरे को इस बोतल को उठाना है, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। अगर ये पानी में होती तो पानी से मेरे को इसको खींचने में भी तो थोड़ा फोर्स लगाना। बहुत छोटा सा होता है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन होता तो है। वही फोर्स हमारे पास ये रहा। तो ये हमारे पास होता है एडिशनल फोर्स, या इसको कहते हैं एक्सेस वाला फोर्स। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा। वैसे अगर पानी ना होता तो मेरे को इस नेल को उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ता, mg। क्योंकि यहां पे पानी है तो मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इतना। तो मैं अब अगर टोटल फोर्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो mg प्लस 2TL। ये आज हमें सीखना है। तो आज हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिली कि जब भी हमें सरफेस टेंशन निकालनी है, जब भी हमें सरफेस टेंशन निकालनी है तो क्या करना होता है। सरफेस टेंशन के लिए देख लो कि उसका कितनी हमारे पास आर्क या कितनी लेंथ उसके साथ टच हो रही है। बात समझ में आ गई। अगर हमें वो लेंथ मिल गई, और तो पीछे जाके बैठ जा, मेरे को भी नींद आ जाएगी, जल्दी खड़ा हो जा यहां से, पीछे जा, सुना मैंने सारा ऐसे लाश की तरह तो पड़ा हुआ तू। वीडियो सोचो कोई देखे बाद में तो उसे ऐसे लगे कॉन्ट्रैक्ट किलर पढ़ा रहा है, लाश से उठाने का काम है इसका। जैसे दुनिया में कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस करती है उसके लिए एल हमेशा 2L ही देना है। ना ना ना, अभी अलग अलग चीज के लिए निकालेंगे, आज काम वही है। अभी तो मैंने नेल लिया ना, वो तो सीधी चीज ले ली। अगर मान लो इसकी जगह एक हमारे पास एनुलर डिस्क, पता है तुम्हें क्या होता है, क्या होता है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क जैसे वो सीडी देखी है तुमने, वो सीडी के बीच में एक होल होता है, बस वही उसे एनुलर डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, पहला केस ये रहा आज जो हमें करना, तो ये लिखेंगे फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट फर्स्ट केस लिख लो इसे, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। पानी में जी की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, पानी में जी की वैल्यू कम नहीं होगी। ये पानी में था ही नहीं, वो पानी में तब आएगा जब मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा, तब पानी इसको पकड़ लेगा। नहीं, पानी में mg की वैल्यू कम नहीं। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। वो फिर वो वाली चीज पे तो हम गए नहीं, वो तो फ्लूइड स्टैटिक्स में किया था जब पानी के अंदर चीज होती थी, पानी के अंदर है ही नहीं, ये तो पानी के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर वरना तो मैं ये वाले लॉज कैसे लगा पाता, फिर तो सरफेस टेंशन आती नहीं। क्या तब भी हमने सरफेस टेंशन पढ़ी थी जब पानी में चीजें डाली थी, तब तो नहीं पढ़ा है, तो अलग से आया टॉपिक। ये कब आता है, जब पानी के सरफेस पे चीजें पड़ी हो। अगर पानी के अंदर होता है तो टोटल फोर्स mg से कम होता है। हाँ वो अलग चीज है, उसमें हमारे पास बायंसी वगैरह आ जाती है, वो अलग चीज है। एल तो ली दो लेंथ टच हो रही है ना इसके साथ। हाँ उसका रिजल्ट ये है ना। हाँ लिखो, क्या लिखा, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ नेल फ्रॉम द लिक्विड। वो गोल्ड नहीं क्या, लेकिन गोल तो होती है, लेकिन पानी के साथ अगर तुम ऊपर से देखोगे तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा दो लाइनें से जुड़ी हुई है। मैं फिर से तुम्हें एक चीज बता देता हूं, चारों तरफ से लेकिन जब तुम उसको उठाने लगोगे ना तो पानी तो साइड से ही पकड़ेगा ना,
मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रेस्क्यू टीम है और तुम एक बाढ़ में फंस गए। उस रेस्क्यू टीम ने ना ऊपर से एक बोट फेंकी, तुम बोट तक ना पहुंच नहीं पाए, उसने ऊपर उठानी शुरू कर दी। उसके भी तो एक टाइम होगा ना यार। उसने बोट ऊपर उठानी शुरू कर दी और तुम बिल्कुल आयरन मैन की तरह पीछे से आ रहे हो पूरी स्विम करते हुए। तो तुम्हें जंप करना है तो किस चीज को पकड़ना बेहतर होगा? बोट के कॉर्नर को। जैसे ही तुम कॉर्नर को पकड़ोगे तो तुम उसके साथ साथ ऊपर जाओगे। पानी भी कुछ वैसे ही करता है कि तुम इसको जैसे ही उठाने लगोगे ना नेल को, तो उसके साइड वाली चीज को एक पकड़ के बैठ जाएगा कि हम नहीं जाने देंगे इसे। बात समझ पा रहे हो? लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते ना, उतनी तो है ही नहीं पानी की स्ट्रेंथ। इसका मतलब जैसे कोई बोट है, हाँ। फ्लोट करे उसमें सरफेस टेंशन हो रहा है। नहीं, उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने बताया था। आर्किमिडीज और सरफेस टेंशन में क्या फर्क होता है, याद है किसी को? क्या फर्क होता है? नहीं, आर्किमिडीज कब आता है, सरफेस टेंशन कब आता है? जब बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, बोट हो गया, इंसान हो गए, कोई एनिमल हो गया, ये सारी चीजों के लिए हमारे पास आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब छोटी छोटी चीजें होती हैं तब हमारे पास क्या आता है? सरफेस टेंशन। तो ये लिख लेते हैं जल्दी। सेकंड इसमें लिखते हैं केस, ये लिख लिया। हाँ, सेकंड केस देखो, इसमें बस क्या लिखना है? ये डायग्राम बना के ये लिखना एक्सेस प्रेशर। सेकंड देखो केस, सेकंड केस है, मान लो हमारे पास ना ऐसे पड़ा ही हुआ, कोई चीज पड़ी हुई है, मान लो ऐसे, ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वो फोर्स कैसे लगता है? अभी अभी बताया था मैंने, ये जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स होता है कैसे लगता है? टेंजेंशियल। तो ये तो ऐसे लग रहा होगा ना, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इधर से भी फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं F, दोनों साइड से सेम ही लगेगा तभी बैलेंस होकर बैठी होगी, ठीक है। और मान लेते हैं यहां से लिक्विड के साथ एंगल बना रहा है थीटा और यहां भी बना रहा है थीटा। मैंने अभी तुम्हें समझ आएगा क्यों कराया था, ये जो स्टार्टिंग में वेक्टर बताए थे। तुम्हारे अकॉर्डिंग इधर क्या आएगा? F का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? F cos थीटा। और यहां भी कितना आएगा? F cos थीटा। और इसके जस्ट ऊपर F sin थीटा और इधर भी F sin थीटा। और नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा इस चीज का? mg। बहुत अच्छे। ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? हाँ, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 2F sin थीटा। कितना लग रहा है? 2F sin थीटा। और नीचे कितना लग रहा है? mg। इन दोनों को इक्वल क्यों लिख दिया मैंने? क्या ये कहीं डूब रहा है? क्या ये ऊपर जा रहा है? मतलब ये बैलेंस है, ये पानी के ऊपर बैलेंस है। तो बैलेंस तो तभी होगा ना जब ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस क्या हो? बैलेंस हो या इक्वल हो। बात समझ आ गई? सेकंड केस, जब पानी के ऊपर चीज पड़ी होती है, जब पानी से उठाने की कोशिश करोगे तो ये, अगर मान लो पानी ना होता तो इतना हमें लगाना पड़ता, क्योंकि पानी है तो इतना लगाना पड़ रहा है। मतलब जैसे ही पानी ने उसको पकड़ लिया ना नेल को, तो वो जाने नहीं देगा अब उसे। समझ आ गई? थर्ड केस लिखते हैं, अगर पानी ना होता तो कितना लगता है? mg, तब लगता है mg। आई होप कि यहां तक लिख लिया हो सबने। चलो लिख लो इसे। क्या समझ आया? ये फोर्स की तो कंपोनेंट ली है। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। बात समझ में आ गई? तो इस सब चीजों की आदत है मेरे को, एक रोपिंग की, यही किया 2-3 साल। तो वापिस आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस हमारे पास है, अभी हमने नेल को उठा लिया और कोई शेप करते हैं। मैं तुम्हें एनुलर डिस्क बता रहा था ना, एनुलर डिस्क। ये कौन सा था? इसका क्या नाम है? कोई बोल? क्या? इसका क्या लगेगा नाम? कंचा? किसका? इसका कोई बोल मान लो। और अब ना बड़ी ध्यान से चुप होके प्लीज सुन लो। सुनने वाला टॉपिक आज, पूछने वाला नहीं है। जो पता है वो बता के ही जाऊंगा, या घर जाके चौड़ा हो जाऊंगा कि आधा बताया ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो एनुलर डिस्क मान लो पानी में डाल दी, मान लो पानी में एनुलर डिस्क है और तुम पानी में फंस गए। कितने तुम्हारे पास जगह होगी उसके ऊपर चढ़ने की? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये पानी है, एनुलर डिस्क होती है एक डिस्क और उसके अंदर आधी खाली। जैसे एग्जांपल क्या बताएं तुम्हें? सीढ़ी तो सबने देखी है, उसके बीच में होल होता है ना, बस वही है। मान लो मैं यहाँ पानी में फंस गया, तो मेरे को ना इस डिस्क के ऊपर चढ़ना है। पहला रास्ता बाहर से चढ़ जाओ, यहां से। ये कितना है? 2 पाई बड़ा आर, ठीक है, 2 पाई बड़ा आर। दूसरा रास्ता बताओ। अरे बीच में भी तो होगा एक, तुम यहां से चढ़ जाते मान लो, ये छोटा आर मान लो, तो ये कितना हो गया? 2 पाई। अब मेरे को फोर्स बताओ कैसे लिखो?
टेंशन का फॉर्मूला, उसका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F बाय L को इधर भेज दो, T इंटू L का जगह क्या लिखूं, कितना रास्ते से वो पकड़ के रखेगी पानी को, 2 पाई R प्लस 2 पाई R। बात समझ आ गई यहां तक? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब तुम उस सीढ़ी को उठा रहे होगे पानी से, तो वो पानी कहां कहां से उसको पकड़ के रखेगी, एक तो बड़ा वाला 2 पाई R ऐसे पकड़ के रखेगी उसको, और एक छोटा वाला 2 पाई R, मतलब उसको जितने सरफेस के कॉर्नर्स दिखेंगे वो वहां वहां से उसको पकड़ने की कोशिश करेगी। बात समझ पा रहे हो? अगर इसकी जगह क्या होता, अगर रिंग होती तो, फोर्थ केस रिंग, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो नेक्स्ट लिखो रिंग। फोर्थ केस हमारे पास है रिंग। ये सारे मतलब ये तो समझ आ रहा है ना भाई, रिंग एनुलर डिस्क लिखवाई जा रहा हूं, सब में एक ही चीज कॉमन है कि हम चीजों को उठा रहे हैं। बात समझ आ गई? तो रिंग में क्या आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ध्यान से सोच के, मैं 2 मिनट दूंगा तुम्हें इसके लिए। रिंग तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी जगह है इसको उठाने का? सर इसमें भी दो ही है। मेरे हिसाब से इसमें भी 2 ही है। क्यों? एक बाहर से एक अंदर से, तो इसमें लेकिन एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर एनुलर और इसमें फर्क क्या हुआ? लेकिन इसमें रेडियस सेम होएगी, है ना, लगभग रेडियस सेम होएगी, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू, टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई R इंटू टी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं समझ आया क्या? अरे इसमें भी तो 2 ही जगह होंगी, या तो तुम रिंग के अंदर से चढ़ जाओ या रिंग के बाहर से चढ़ जाओ। तब क्या होगा, लेकिन जब डिस्क आ जाएगी, डिस्क में क्या होगा, डिस्क क्या होती है, फ्रिस्बी टाइप की, है ना। अरे रोज घर पे बैठ के हम क्या कर रहे हैं, रोटियां ही तोड़ रहे हैं ना, तो वो जो रोटी होती है वो हमारी डिस्क होती है, ठीक है। तो फिफ्थ केस, थोड़ी लगी होगी दिल पे बात, ये रोटी ही तोड़ रहे हैं हम घर बैठ के, यही कर रहे हो ऐसा है, सीधा छाती में लगी है बात, है ना। तो लास्ट हमारे पास केस है डिस्क, मतलब सेकंड लास्ट केस है हमारे पास डिस्क। डिस्क में क्या होगा, अगर मान लो मैं डिस्क को पानी से उठाने की कोशिश करूं, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी रेडियस आर, कितना रास्ता है, मतलब ये जो, जब मैं डिस्क को उठाने की कोशिश करूंगा तो टेंशन यहाँ, सरफेस टेंशन यहाँ लगेगी। क्या समझ पा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा? मतलब जब मैं डिस्क को उठाऊंगा तो पानी साइडों से पकड़ के रखेगा कि नहीं जाने देंगे हम तुझे। तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला बताओ, T इंटू 2 पाई R। दूसरे वाला पाई 2 पाई R कहाँ गया? एक ही तो रास्ता उसके पास पकड़ने का। तो ये सारे केसेस को हम ध्यान रखेंगे, 5 के 5 केसेस। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ। क्या ये जो मैंने अब, क्या ये टोटल फोर्स है, ये जितना भी हमने निकाला है 4 पाई R 2 पाई R, टोटल फोर्स, एक्सेस फोर्स लिख लेते हैं, इनके सारों में लिख लो EX, ये सारे के सारे एक्सेस प्रेशर है। और एक्स्ट्रा कौन सा होगा? mg वाला। mg तो लगाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, mg लगाया सब पे, mg लगाते हैं, तो इसीलिए मैं x लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। द लेंथ ऑफ द नीडल फ्लोटिंग ऑन द वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर। बड़ी ध्यान से सुनना, मतलब एक नीडल थी, पानी के ऊपर रखी है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 2.5। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, समझना। कैलकुलेट द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब एडिशनल फोर्स निकालना है, टू पुल द नीडल आउट ऑफ द वाटर। कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स, mg तो लगेगा ही, उसकी वो बात नहीं कर रहे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, जब सरफेस टेंशन दी हुई है, सरफेस टेंशन तुम्हें दी हुई है 7.2 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट, अरे न्यूटन पर मीटर। तो अब हमें एडिशनल फोर्स, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लगाऊं? T इंटू 2TL। अब ये 2 कहां से आ गया? अरे दो जगह नहीं होंगी उसकी लेंथ, है ना, तो 2 साइड होंगे हमारे पास, डाल दो वैल्यू, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। 2 इंटू 2.5 अपॉन में 100, अभी 100 कहां से आया? सेंटीमीटर को मीटर में, और टेंशन की, ये सरफेस टेंशन दी हुई है, ये सॉल्व कर लो इसे, ये आ जाएगा 5, 7.2 और 10⁻⁻4 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 36 इंटू 10⁻⁻4।
36 है 46 है। तो इसको अगर मैं और बनाना चाहूं तो 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या इजी था क्वेश्चन? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं। सिंपल सा था। मान लो इसकी जगह एक खुद से क्वेश्चन बना लेता हूं मैं। मान लो तुम्हें मैं कह दूं कि सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, बस इस बार मैंने ये बोल दिया तुम्हें कि मान लो हमारे पास एक एनुलर डिस्क है। एनुलर डिस्क का मतलब उसके CD है, तो उसकी एक रेडियस तुम्हें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और दूसरी तुम्हें रेडियस दी हुई मतलब बड़े वाली 10 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द एडिशनल फोर्स इफ सरफेस टेंशन इज सेम। मतलब आज हमें एक और न्यू बात पता लग गई, पानी की सरफेस टेंशन इतनी होती है। तो ये कहीं लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 0.072। क्या सही लिखा है मैंने? हाँ, न्यूटन पर मीटर। इतनी कम होती है, इसलिए तो मैं पानी से उठा लेता हूँ चीजों को आसानी से। और मान लो मैंने शहद में कोई चीज गिर दी, मान लो एक इतना बड़ा ड्रम पड़ा था और आराम से यहाँ से चलते चलते मैं आ रहा हूँ और तुमने वहीं रखा हुआ था बिल्कुल गड्ढा खोद के, और मैं उसके बीच में गिर गया। अब कुछ यहाँ पे अच्छे बच्चे भी थे, वो मेरे को खींच के निकाल रहे हैं, क्या आसानी से निकाल लोगे? यार बहुत कष्ट होएगा हमारे को। तो वही वाला कष्ट दलदल होगा उसमें जाना होगा। दलदल में बहुत ज्यादा होगा। मान लो कोई चलते चलते, हम तो ऐसे ही वो सोच के चल रहे थे कि थोड़ी सी मिट्टी पड़ी और पता ही नहीं लगा कहाँ गए, है ना? तो उसमें भी बहुत ज्यादा हमारे पास सरफेस टेंशन होगी कि मतलब खींचना बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। तो ये टी की वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है। पानी की इतनी कम क्यों? पानी से कम किसकी होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? ऑयल की। क्यों? अरे पानी की एडिसिव फोर्स क्या होती है? बहुत कम होती है ना, एज कंपेयर टू वाटर। तो इसको लिख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होगा? ऑयल से कम पेट्रोल की। अरे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पेट्रोल से कम बता दूंगा ना भी केमिस्ट्री का ऐसा फॉर्मूला जो मेरे को खुद को नहीं पता होगा। इसमें क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? T इंटू 2πr प्लस 2πr। क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेशन तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बढ़िया सा। इस पे ये जो मैं तुम्हें ये ब्लैंक दे रहा हूं ना क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सेम तुम्हारे टेस्ट में आ जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ बस थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा है, अ रिजिड रिंग A एंड अ थिन डिस्क D बोथ मेड ऑफ सेम मटेरियल। मतलब समझ आया कि एक पानी में एक रिंग घेर दी और एक डिस्क घेर दी, दोनों किस चीज से बनी थी? सेम मटेरियल से। हमें नहीं पता किस चीज से बनी है, लेकिन सेम मटेरियल से, ठीक है। When gently placed on the water, just manage to float due to their surface tension as shown in the figure। फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये पानी गिरा हुआ है ऐसे, इसमें एक रिंग है और एक डिस्क है। बताओ कौन सी रिंग कौन सी डिस्क? आप बताओ। मुझे ही बताना पड़ेगा। जो फील होएगी वो डिस्क होएगी, जो खाली होगी वो रिंग। बात समझ आ गई? तो इसमें नेक्स्ट क्या हुआ? बोथ द रिंग एंड डिस्क हैव सेम रेडियस। रेडियस इन दोनों की बिल्कुल सेम है क्योंकि मैंने सेम साइज की भी बना रखी है। तो बताओ इनमें व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर मासेस? मतलब मास और डिस्क ज्यादा होएगा। किसका मास ज्यादा होएगा, किसका मास कम? डिस्क अलग नहीं हो सकता। तो रिंग बीच में खाली तो है। हाँ, डिस्क पर ये है, रिंग का भी तो हो सकता है। रिंग का होगा। मटेरियल ध्यान से सोचना, मटेरियल भी सेम है। रिंग का सर डबल होगा। और इसने क्या कहा है? सेम ही हमारे पास क्या है? रेडियस सेम है। हाँ हाँ हाँ, और मास सर आई थिंक सर दोनों का सेम है। सेम ही होगा। सेम भी हो सकता है सर, ज्यादा भी हो सकता है। एडिशनल फोर्स डबल है। रिंग का डबल है, दैट इज द करेक्ट आंसर। रिंग का मास डबल है। ऐसा क्यों हुआ? ये तो बड़ा अजीब सा आंसर आ गया। खुद सोच के देखो, इसके पास कितने सरफेस है? एक सरफेस। और इसके पास कितने कॉर्नर है? एक कॉर्नर। और इसके पास दो कॉर्नर, एक बाहर से एक अंदर से। दोनों की रेडियस सेम है और दोनों फ्लोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अगर मटेरियल सेम है, रेडियस सेम है, तो यहाँ पे क्या चीज में डिफरेंस आने वाला है तुम्हारे अकॉर्डिंग?
लेंथ में चेंज आने वाला है दोनों की। तो सिंपल इसको मैथमेटिकली करके देख लेते हैं, मुझे पता है वैसे समझ नहीं आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, रिंग के लिए क्या होता है 4 पाई आर इंटू टी, और अगर डिस्क के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू टी। अरे यहां से तो कुछ अजीब दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है यहां से तुम्हें, इसका मास, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको अगर लिख दूं डिस्क तो यहां क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई आर इंटू टी, और यहां लिख सकता हूं 2 टाइम्स फोर्स ऑफ डिस्क। इसका मतलब 2 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रिंग को ऊपर उठाने के लिए। इसका मतलब रिंग भारी है। नहीं समझा? मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये तो मैथमेटिकली हो गया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहां से हमें क्या पता चला कि जब भी हमें रिंग को सरफेस पे रख दिया तो उस पे सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है कुछ इस टाइप का मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है हमारे पास 4 पाई आर इंटू टी। क्या ये पता है 4 पाई आर क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 यहाँ पे लेंथ है, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन डिस्क के पास कॉर्नर कितने हैं? एक ही है, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। यहां पे अगर मैं 2 को कॉमन ले, मतलब 2 को अलग कर दूं तो ये हमारे पास इसकी जगह मैं इंसर्ट कर सकता हूं फोर्स ऑफ डिस्क। इसका मतलब तो ये आ रहा है कि जब उसको डिस्क को रोक के रखना है, मतलब अपने ऊपर बिठा के रखना है, तो फॉर्मूला लग रहा है 2 पाई आर टी। मान लेते हैं वैल्यू है 10, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लियो ना ये 10, और रिंग को उठाने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 20। इसका मतलब क्या हुआ डबल हो रहा है। क्या चीज डबल होगी? मास। ऐसा क्यों? मास क्यों डबल होगा? ऐसे कैसे बोल दिया हमने मास? फोर्स का फॉर्मूला किस चीज को उठा के रखना? पानी को। अरे पानी किस चीज को उठाएगा? mg को। तो g की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो, क्या चेंज होना पड़ेगा? तो मास इसका डबल होगा। पानी में देख रहा हूं ना। हाँ, तो अगर हवा में हो तब कुछ भी हो सकता है। बेटा हवा तो आएगी नहीं अभी हवा में ऐसे क्या ना, वो सारी अलग बातें हो जाएंगी। फिर यहां तक समझ आ गया कि डबल क्यों हुआ इसका मास? इसको नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट। ये भी तो हो सकता है, जैसे कि जो डिस्क है हाँ, उससे एक ही साइड से जैसे कि फोर्स लग रहा है पानी का डिस्क पे, और रिंग पे डबल साइड से लग रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसी वजह से रिंग को उठाने। लेकिन वो मास क्यों डबल हुआ वो नहीं पता लग रहा था। भारी होगी ये तो पता लग गया था। अगर मैं ये मैथ का फॉर्मूला ना कराता तुम्हें, क्या ये पता लग गया था रिंग भारी है? कितनी भारी है, सॉरी, ये पता लग गया था कितनी भारी है? नहीं पता लगा, इसके लिए मैंने मैथ का फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट लिखते हैं सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक सरफेस एनर्जी। अब ये सरफेस एनर्जी क्या होता है? अब मैं तुम्हें इसका ना सेम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, जो मेरे साथ कहानी हो चुकी है, बहुत काम किया मैंने बेकार से। ऐसे क्या होता था कि जब 10th के तो बोर्ड हो गए हैं तुम्हारे, है ना? अच्छा ये भी था फर्स्ट सेम के बाद फर्स्ट प्री बोर्ड हुए थे। अच्छा प्री बोर्ड का क्लास में तो टेस्ट होते होंगे, वैसे बोर्ड की कहानी ज्यादा थोड़ी दुख भरी होती है, इसलिए वो ला रहा था मैं। क्या होता है कि जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं हमें ना कहीं और जाके एग्जाम देना पड़ता है ना, और कहीं और जाके सोचो तुम्हारी किस्मत इतनी खराब, कहीं और भी गए, मतलब किसी रिश्तेदार के भी घर गए और तुम्हें पहली बेंच पे बिठा दिया। कितनी गंदी हो गया हमारे साथ, दिल टूट जाएगा, है ना? सोचो पहले बेंच पे टीचर भी आगे बैठा है, चाय बिस्कुट खा रहा है। एक ही बात है, बात समझ में आ गई? तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, मतलब फर्स्ट बेंच पे आके बिठा दिया। अब जब भी हम फर्स्ट बेंच पे है ना, तो बिल्कुल आराम से सारे बैठ के अपना अपना पेपर कर रहे होंगे। जो पहले पे ना उसमें अलग ही टाइप की रेड बुल वाली एनर्जी होती है ना, ऐसे पूछ किसी से सकता नहीं, फिर भी एनर्जी फालतू की। वैसी एनर्जी कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स के पास भी होती है। बात समझ पाए? थोड़ा रिलेट कर पाए? जो पहले नंबर पे है ना बेचारा पूछ किसी से नहीं पाएगा, लेकिन एनर्जी पूरी है कि तुम मेरे से पूछ, मैं बताऊंगा तुझे, लेकिन पूछ के दिखा। होता है ना ऐसे? तो वही वाली एनर्जी, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल है वो साथ साथ जुड़े हुए, ऑल्दो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना के रखते, हमें पता है। फर्स्ट बेंच से ये तो फिर बहादुरी वाला काम हो गया ना, है ना? तो ये मान लो लिक्विड के पार्टिकल्स है, क्या ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे? है ना? लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं पकड़ के रखेंगे, ये हमें पता है, क्योंकि पानी लो ऐसे करो अलग हो गया। कहां स्ट्रांग पकड़ के रखा था उन्होंने? उतना स्ट्रांग नहीं। अच्छा ये जो बीच वाले पार्टिकल है, ये जो बीच का पार्टिकल है, इसे ध्यान से देखना, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? बीच वाले सारे, है ना? बीच वाले सारे फोर्स लगा रहे हैं इसमें, और ये वाले पार्टिकल पे सारे ही लगा रहे होंगे। नीचे मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, पूरा। लेकिन जो सरफेस पे होंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, उनका क्या होगा? वो तो उसमें तो नीचे नीचे वाले लगा रहे हैं ना, तो ऊपर तो खाली है, मतलब नेट फोर्स कहां लग रहा होगा? उस पे
मैं बताता हूँ। ये वाला जो पार्टिकल था इस पे कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर। ये वाला कहाँ लगाएगा? इस पे इधर। ये वाला इस पे कहाँ लगाएगा? इधर की साइड, मतलब साथ में ही लगाएगा ये तो। ये वाला इसमें इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। टोटल फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की साइड। मतलब कभी भी अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं सबसे पहले कौन से वाले मॉलिक्यूल्स जाएंगे? ये तो पहले भी पढ़ी हुई है हमने शायद बात, है ना, कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सरफेस वाली लेयर, वो पहले चले जाते हैं, है ना। तो वही वाले, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब इन पर फोर्स लगा के रखा हुआ है, तुम थोड़ा सा भी हिलाओगे तो पहले किसके जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सरफेस वाले पार्टिकल्स की। तो इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी हुई है उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्या थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाए? क्या कहानी समझ आ गई सरफेस एनर्जी होती क्या? हाँ, तो इसमें हम लिखते हैं वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल in blowing a bubble of radius r. Work done in blowing a bubble of radius r. देखो अभी ना बिल्कुल हम दोनों, तुम लोग भी सब और मैं भी सेम लेवल पे, हमें नहीं पता ये वर्क डन किसके इक्वल आएगा। हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है वर्क डन का, क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें तो यही पता था बस। लेकिन फिलहाल के लिए सोच के देखो, जब मेरे को वो पानी में डुबाते हैं, जैसे ही मैं ऊपर लेके आता हूं, मेरे को फूंक मारनी है तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? ऐसे करा, हवा में रखा, ऐसे क्यों नहीं फूल रहा वो? मेरे को फूंक मारनी पड़ रही है ना। किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है? कौन उसको रोक के रख रहा है? हाँ, कौन उसको रोक के रख रहा है? ध्यान से सोचो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक बार दोबारा सुनते हैं क्वेश्चन। मैंने उसमें उसको डिप किया, बाहर निकाला, बाहर निकालते अपने आप क्यों नहीं फूल जाता? क्योंकि जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स अभी तो उसको पकड़ के रख रहे हैं ना, मतलब मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, उनके बॉन्ड को वो वीक करना पड़ेगा। कैसे करूं? इसलिए मैं फूंक मारता हूं। जैसे ही मैं उसमें फूंक मारता हूं फूल जाता है ना। क्यों? उनमें गैस भर जाती है। मतलब मेरे को वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? हाँ, वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? कौन सी चीज है जो उनके मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखती है? वो कौन सी और कोहेसिव फोर्स का किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहूं तो मेरे को वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? सरफेस टेंशन। मतलब वो जो सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा था, मुझे उसके अगेंस्ट वर्क करना है, उनको थोड़ा ढीला करना। अगर मैं उनको ढीला कर दूंगा तो वो फूल जाएगा, और हमने देखा भी ऐसा होता है। या फिर ऐसे ही तुमने डिप किया, ऐसे करा गुब्बारे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो आज इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े आपके रिंग्स होते हैं, हाँ, तो उसमें फूलिंग आते हैं, उसमें गैस निकालते हैं। उसके लिए ना पूरी तेज ऐसे करना पड़ता है, उसमें तो एयर ही जाती है। तुम अपना वो, मैं वो जो बोल रहा हूँ ना तुम्हें, उसे भी ऐसे करो, निकल जाएंगे। एयर तो चल रही है ना। हाँ, वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब अगर तुम उसको भी डिप करो, ऐसे कर दो, तो उसमें से भी निकलेंगे। वो बड़े वाली रिंग में से क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उसमें से ज्यादा एयर पास होती है। उसमें तो नहीं वो फूंक मारते, उसमें तो एक, मतलब पता क्या होता है, दो एक लड़का लड़की खड़े होते हैं, देखा कभी? यहां से वो रिंग पकड़ते हैं और ऐसे निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर पास हो रही है, तो फूल जाता है। चलो वापिस, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं आज हम। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, मैं उसके ये लिखो, क्या लिखा? वर्क डन इन ब्लोइंग अ, उसके इज इक्वल टू में ये वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन विच इज इक्वल टू चेंज इन एरिया। सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट लिख लेना इस पे नंबर। सेकंड लिखो, वर्क डन अगेंस्ट blowing a bubble of radius r। समझ आएगा अभी दोबारा क्यों लिख रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस r। तुम्हारे अकॉर्डिंग ध्यान से सोच विचार करके फिर आंसर, ठीक है? सरफेस टेंशन का सिंबल क्या होता है? T। तुम्हारे अकॉर्डिंग जब एक बबल, ये वाले कौन सा केस करा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए अपनी लैंग्वेज में भी, इसे लिखना भी, ये वो वाला केस है जब बबल फूल चुका है।
बन चुका है, सेकंड वाला हाँ सेकंड वाला, जब वो फूल चुका है, ठीक है, उसके पास कितने सरफेस होंगे? मेरे हिसाब से 2। जब बबल फूल जाता है तो उसके पास 2 सरफेस होते हैं, बताओ क्यों? एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। मतलब मान लो वो बबल थोड़ा सॉलिड का होता तो तुम कितनी जगह पेंट कर सकते थे? 2 जगह कर सकते थे, तो 2 सरफेस हैं उसके। तो यहाँ पे 2 सरफेस के लिए हमारे पास आ जाएगा एरिया क्या होगा है? अरे होते तो है ना, तो मैं बताता हूँ। मतलब जो ध्यान से समझना है वाली चीज, बिल्कुल इंट्यूटिवली अच्छे से समझ आएगी हमें। जो सरफेस एनर्जी की मैंने अभी तुम्हें बात की थी वो किसके पार्टिकल्स की होती है? जो बाहर की तरफ होते हैं। तो तुम्हें नहीं लग रहा 2 सरफेस हैं, एक बाहर की साइड, मतलब एक बाहर की साइड बाहर बाहर होके बैठेंगे और एक अंदर की साइड बाहर बाहर होके बैठेंगे, तो 2 बार एनर्जी नहीं आएगी? नहीं समझ पा रहे हम? मतलब एक बबल अपने माइंड में कंसीडर करो, अगर मैं उस बबल के बाहर खड़े होकर अगर देखूं तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स जो बाहर की साइड होंगे। लेकिन अगर मैं बबल के अंदर होता तो अंदर भी तो होते हैं वो सरफेस के पार्टिकल्स, तो क्या 2 बार एनर्जी आएगी? रेडियस अलग अलग सेम, लगभग सेम है ना, उतना मोटा होता नहीं है बबल। इसलिए मैं यहां लिखने वाला हूं 8 पाई आर स्क्वायर। 8 पाई आर स्क्वायर क्यों? अब ये कहां से आ गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 8 क्यों लिखा? 2 सरफेसेस है, ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज ऑफ 2 सरफेसेस। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट केस, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बैलून फ्रॉम, हाँ, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बैलून फ्रॉम, वर्क डन इन ब्लोइंग अ बैलून फ्रॉम रेडियस छोटा r, फ्रॉम छोटा r टू बड़ा R। वो छोटा तो नहीं लिख रहे, CHHOTA लिख रहा है, तो क्या हो गया? अपने ही तो नोट्स है, हमने कौन सा किसी को देने। चलो वापिस, अब मेरे को बताओ कि वर्क डन का हमारे पास अभी अभी क्या फॉर्मूला? ओए बस, पहले इतना छोटा सा बबल होता है, क्या तुमने कभी ऐसे किया एक छोटा सा बबल पहले किसी ने फुला दिया है ना, उसे एकदम पकड़ के उसे और बड़ा फुला देते हो? वही वाली सिचुएशन मान लो, ठीक है? ऐसे देखो किया, ये ऐसे काम मैं ही करता हूँ क्या? होता है ना। हाँ, तो मान लो एक छोटा सा बैलून था, छोटी R रेडियस का, ठीक है, मान लो इसने, केशव है ना, केशव ने फुला दिया और मेरे पास 100 बबल हो गया था खत्म, तो मैं भागा इसके वो बबल के पीछे, मैंने पकड़ लिया और उसको और बड़ा फुला दिया। ऐसा हो सकता है और होता भी है, ठीक है? तो वो छोटे R से मैंने बड़ी R रेडियस का, तो मेरे को इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का भी बताया था, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई में चेंज इन एरिया। पहले कितना एरिया था? अरे चेंज इन एरिया का मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो यहां लिख लो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, T इंटू फाइनल एरिया कितना हो गया? 4 पाई बड़ा R स्क्वायर, और इनिशियल एरिया 4 पाई छोटा बात समझ में आ गई? मतलब अभी मेरे को और ज्यादा जान लगानी पड़ेगी उसको फुलाने के लिए। तेरे को तो जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ सर, बबल तो 3D शेप है, तो उसमें एरिया कैसे ले रहे हैं? सरफेस एरिया। अभी यहाँ तो 8 लिया है, यहाँ 4 बड़ा नहीं है वो पहले ही फुला हुआ था हाँ, और इसको फुलाया, खुला होते नहीं था, जो आपने पकड़ा वो खुला रहता था, तो तो तब भी 8 लो उसमें। क्या 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 दोबारा? मैं कह रहा हूँ जो आपने पकड़ा है वो, जो आप कहते हैं बाकी आप, तो ये तो वर्क डन ही किसी और चीज के लिए निकाल रहा हूँ, वो तो पहले ही फुला हुआ तो उसके अंदर भी है। यहाँ तो मैं चेंज कर दूंगा ना एनर्जी यार, नहीं समझ पा रहे? समझ आ गई। बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ, तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। फोर्थ केस है ना? हाँ, इस पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या तुमने देखा एक बड़ी सी पानी को बूंद को या बड़े से पानी के एक कोई मेरे कंटेन करके रखा, उसको छोटी छोटी पानी बूंदों में कन्वर्ट करना कैसे कर सकते हो? नहीं फोड़ के नहीं, मैं ड्रॉप्स बोल रहा हूँ इस बार। ऐसे करा दिया। अरे वो कटिंग तो सारे कराने जाते हैं, वो फिस फिस से करते नहीं। वो जो मैंने एटोमाइजर बताया था वो भी वैसे ही होता है, याद है लास्ट टाइम कराया था एटोमाइजर बर्नौलीज थ्योरम में, वो ऐसे स्प्रे करने वाला वैसे ही तो होता है कुछ उसके पास भी। वो एक वो कोका कोला की बोतल पे नहीं सर, पहले वो H2O की तरफ तो H2O की बोतल, बात समझ आ गई? तो वैसा क्या हम एक बहुत सारे वाटर को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मान लेते हैं, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक इतनी बड़ी ड्रॉपलेट और उसको मैंने 100 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी? डेंसिटी। दूसरा मास, एक का टोटल तो मास सेम है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज है जो चेंज नहीं होगी? डेंसिटी सेम मान ली। आगे वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होती, ऐसा क्यों? मास भी सेम। वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जितनी वॉल्यूम है, देखो मास भी चेंज नहीं होएगा, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, मास चेंज नहीं हो, वॉल्यूम अपने आप ही हो जाएगा क्या? बात समझ में आ गई? क्या चेंज हो जाता है? सरफेस एरिया। मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया में थोड़ी, ये समझ आ गया वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होगी। सरफेस एरिया में थोड़ी देर पे आते हैं, पहले मेरे को ये बताओ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो n ड्रॉप्स कर ली हमने इसकी, है ना, 1 2 3 तो क्वेश्चंस में ले लेंगे। मान लो n ड्रॉप्स की, तो यहाँ पे एक ड्रॉप का मान लो रेडियस है छोटा r, तो n ड्रॉप्स का कितना वॉल्यूम होगा? अच्छा इसका पहले तुम वॉल्यूम बताओ कितना होगा? 4/3 पाई छोटा r क्यूब। ठीक है, ये तो एक का है, n का कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा n टाइम्स 4/3 पाई छोटा r का क्यूब। क्या ये इक्वेशन समझ आई है हमें? क्या तुम्हें साफ साफ क्लियर दिख रहा है? 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो एक हमें ये दिख रहा होगा, बड़ा r क्यूब इज इक्वल टू n छोटा r क्यूब। हमें छोटा r निकालना है, तो कैसे निकालूं? n r क्यूब बाय n। क्या तुम्हें एक चीज पता है जो मैं अब लिखने वाला हूं? नहीं पता होगी तो बिल्कुल क्लियर ऑनेस्टली बता देना। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? क्या तुम्हें पता है ये चीज? ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां से छोटा r क्या आ जाएगा? r अपॉन में, क्या यहां से समझ आ रहा है? अरे बड़े वाले की तो पता होगी ना रेडियस, तो छोटे वाले की निकाल सकते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि n कितना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब सरफेस एरिया क्यों मैंने कहा कि चेंज हो सकता है, ऐसा क्यों? छोटा कर लो सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो ऐसा तो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे घर पे दिवाली के दिन वो आ गया पतीसे का डिब्बा, सोन पापड़ी, वो पूरे मोहल्ले में घूम के तुम्हारे पास वापस आ जाती है वही वाली। तो वो सोन पापड़ी का तुम्हारे पास आया, उसकी क्या चीज है जो सेम रहेगी? मतलब उसके पास, उसमें बहुत सारी होती है ना, मैंने एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, यहाँ पे लाके बांट दी, मेरा घर पे मन नहीं था खाने का, एक एक तुम्हें दे दी, क्या होएगा? अगर मैं उसे दोबारा इकट्ठा करके लाऊंगा तो क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम। मतलब वो जितनी मिठाई थी उतनी ही रहेगी। चेंज पता क्या होएगा? जैसे ही मान लो सरफेस एरिया चेंज होगा, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे ही मैंने उसमें से एक पीस निकाल लिया, ऐसे ही तो होता है उसका पीस एक, देखा है ना सबने? जैसे मैंने उसमें से एक पीस निकाल दिया, एक्स्ट्रा एरिया आ गया, ये वाला है ना, जो उसके बीच में बंद हो रखा था। क्या समझ पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? मतलब पहले तो उसमें एरिया कौन सा काउंट हो रहा था? इसका ऊपर वाला और इसका उधर की साइड वाला। लेकिन जैसे मैंने एक पीस को निकाल लिया तो ये एक्स्ट्रा एरिया भी तो आ गए ना, एक्स्ट्रा एरिया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ते हैं तो क्या चेंज हो जाता है? सरफेस एरिया। और क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम। ये चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ, तो मतलब सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। पहले कितना सरफेस एरिया था हमारे पास? इनिशियली सरफेस एरिया, जल्दी जल्दी करते हैं इसे। इनिशियली सरफेस एरिया कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है सरफेस एरिया, है ना? क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और फाइनली कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? एक ड्रॉप का बता दो। अच्छा, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। लेकिन कितनी ड्रॉप्स है? n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक कोई दिक्कत?
बात समझ में आ गई? चेंज इन एरिया ही तो निकालना हमें। अरे वर्क डन क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया। निकाल लेते हैं चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? n 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे को आर नहीं पता यार छोटा, क्या करूं? बंद हो गई। हाँ। क्या करूं? मेरे को छोटा आर नहीं पता। कुछ हो सकता है क्या? मेरे को बड़ा आर पता है, छोटा आर नहीं पता। क्या वो इक्वेशन यूज कर लूं? वहां से डाल लेते हैं n 4 पाई। अच्छा 4 पाई कॉमन आ रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4 पाई n, और छोटा आर की जगह हम लिख लेते हैं कैपिटल आर डिवाइडेड बाय n। क्या हुआ? क्या? अच्छा n कॉमन नहीं है, यही लिख लो, इसके साथ लिख लो। तो एक बार इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, 4 पाई n r स्क्वायर n की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। क्या ये सही लिखा है मैंने? कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं है? यहां से आर स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहेगा तुम्हें, और ये बच जाएगा n अपॉन में n रेज टू पावर 2/3। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? कितना आ जाएगा सॉल्व करके इसे? 1 माइनस 2/3 कितना होता है? 1/3। तो n की पावर 1/3 माइनस 1, ये हमारा आ गया चेंज इन एरिया। वर्क डन क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन T और चेंज इन एरिया निकाल लिया। दिस इज द फॉर्मूला, इसे नोट कर लेते हैं। तो अगर हम एक ड्रॉप को इतनी सारी ड्रॉप में चेंज करना चाहते हैं, इतना हमें वर्क डन लगाना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा उसमें। मतलब उसको जब वो देखा है ना, वो जो नाई होता है वो पानी से ऐसे करता है, क्या उसको लगाना पड़ता है? थोड़ा वर्क करना पड़ता है। फोर्स लगाएगा तभी तो ऊपर आती हैं चीजें। इतना फोर्स लगाना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ेगा। सॉरी, बिग ड्रॉप को सर स्मॉल ड्रॉप में करने के लिए क्या? हाँ, बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी कराया डेरिवेशंस थी ना, ये सारी डेरिवेशन है। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। मतलब कल का जो दिन होगा, पहले 10 मिनट आज जैसे रिवाइज किया है तुम्हें मुझे रिवाइज कराना, याद रखना। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें कल ये वाले सारे फॉर्मूलाज, डेरिवेशन नहीं बोल रहा मैं, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। बात समझ आ गई?